सो आई होप अपने लास्ट लेक्चर जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर था, इम्पॉर्टेंट था, वो देखा है, उसको समझा है। नहीं भी देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ वॉच इट, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने गॉस लॉ वाला लेक्चर भी देखा है और गॉस लॉ आपको क्लियर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस लेक्चर में पहले तो मैं इन शॉर्ट रिवीजन ऑफ गॉस लॉ बता दूंगा कि गॉस लॉ क्या है। जिन लोगों ने गॉस लॉ वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं पहले गॉस लॉ उनको बता दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ हम देखने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में भी इसके अंडर सबसे पहले हम समझेंगे कि सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमन स्टेप टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एक्चुअल में हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है। तो उसकी कॉमन स्टेप क्या होगी, यह और आसान बना देगी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। और लास्टली एप्लीकेशन का सबसे पहला पार्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, जैसे कि मैंने यहां पे एक बॉल लिया है, तो इस टाइप का एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। इसके जस्ट आउटसाइड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, और चार्ज हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो देखते हैं गॉस लॉ क्या था। तो इफ यू रिमेंबर द गॉस लॉ, हमने बोला था कि गॉस लॉ एक्चुअल में एक रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। एक चार्ज और उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन एक्सप्रेस करता है गॉस लॉ। तो क्या था गॉस लॉ, तो अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बताऊं तो ये था कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये था जिसको हमने लिखा था इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस ई बार डॉट डी एस बार। तो ये होता था टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट। अब यहां पे वैक्यूम है, अगर कोई मीडियम होता तो मीडियम लिखते, एप्सिलॉन लिखते, ठीक है। तो नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये था मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्यू इनक्लोज था ये क्या था, तो ये था नेट चार्ज इनसाइड द गॉस सरफेस। जो गॉस सरफेस होती थी उसके अंदर जो टोटल चार्ज होता था, जो नेट चार्ज होता था, वो था ये क्यू इनक्लोज्ड, ओके। और ई बार, यहां पे ये ई बार क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस। गॉसियन सरफेस पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्लियर है। यानी मान लो, अब यहां पे मैं ये एग्जांपल को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेता हूं। मान लो कि ये चार्जेस है और इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मान लो इस पॉइंट पे, तो डेफिनेटली पहले सारे चार्जेस को इनक्लोज करना पड़ेगा, सारे चार्जेस को मुझे इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। खैर, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं जब हम एप्लीकेशन को देखेंगे। अब और एक बात कि ई बार जो है, ये ई बार क्या है, तो यहां पे बोला है कि ई बार इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बार जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड में कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां पे एंड मे हैव कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। यहां पे सरफेस है, ठीक है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। चार्ज है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस होगा। यानी जितने भी चार्जेस इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस है, उन सब की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जैसे कि मान लो यहां पे एक ये सरफेस है, लुक एट दिस सरफेस। सरफेस के अंदर है 3 चार्ज Q1, Q2, Q3 और एक बाहर है Q4। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो ये था हमारा गॉस लॉ, क्लियर है। यूज करना है गॉस लॉ को, ठीक है। तो गॉस लॉ को यूज करने के लिए हमको गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस को क्लोज सरफेस भी हम बोलते हैं। अगर याद है गॉस लॉ, तो उसमें हमने बोला था कि चार्जेस शुड बी इनक्लोज्ड बाय एनी इमेजिनरी सरफेस। तो अब
गॉसियन सरफेस को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो नाउ लेट अस सी, उसके कुछ क्राइटेरियाज है। तो सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉस लॉ यूज करने के लिए हमको ये गॉसियन सरफेस को ऐसे चूज करना है कि सरफेस इंटीग्रल कैन बी सिंप्लीफाइड। जो सरफेस को इंटीग्रेशन हम लेंगे, उसका छोटे छोटे डीएस पार्ट को जब हम मिलाएंगे तो ये सिंप्लीफाई होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी सिंप्लीफाइड। यानी ये जो इंटीग्रेशन डीएस है, ये जो इंटीग्रेशन डीएस है, इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली, आसानी से इंटीग्रेशन डीएस ने सॉल्व होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन डीएस आसानी से सॉल्व कैसे होगा, तो जब हम गॉसियन सरफेस को कोई सिमेट्रिकल शेप में उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ अब देखते हैं 4 मेजर पॉइंट कि हम एग्जैक्टली गॉसियन सरफेस को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे है कि गॉसियन सरफेस शुड बी सेलेक्टेड सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इट शुड बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। जो भी गॉसियन सरफेस को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये हर जगह पर सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस शुड बी कांस्टेंट, वेरी नहीं होना चाहिए कि किसी एक पॉइंट पर 1 यूनिट है तो दूसरे पॉइंट पे 2 यूनिट आ रहा है, थर्ड पॉइंट पे 3 यूनिट आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे के सारे पॉइंट पर एक ऐसा यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ऐसे सेलेक्ट करो गॉसियन सरफेस को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा कांस्टेंट हो किसी भी पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। सबसे मेजर क्राइटेरिया, ठीक है, गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करने का। दूसरा वाला देखो, इट मस्ट बी चूजन सच दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज नोन टू बी आइदर पैरेलल, एक तो E जो है ये पैरेलल होना चाहिए या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए। आइदर इट शुड बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, एक तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए उस पॉइंट के एरिया वेक्टर को। वहां पे जो एरिया वेक्टर रहेगा उसको ये E एक तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? अब ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, मान लो मैं पॉइंट ए को यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर मैं मान लेता हूं कि एरिया वेक्टर वहां का है, वहां का जो एरिया वेक्टर है वो ds बार है और वहां पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, ठीक है। E बार इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पहले कंडीशन लेता हूं मैं कि ये पैरेलल है इस एरिया वेक्टर को। ये E बार जो ये है पैरेलल इस एरिया वेक्टर को, ठीक है। तो E बार की डायरेक्शन और ये ds की डायरेक्शन सेम होगी। ये E बार की डायरेक्शन है और ये होगी ds बार की डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, करेक्ट ना। ये 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 0 डिग्री हो गया तो फिर हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअल में हमको कैलकुलेट करना पड़ता है E ds cos थीटा, करेक्ट। तो अब cos थीटा कितना हो गया 0, और cos 0 कितना होता है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 0, cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा जस्ट E ds, ये हो जाएगा जस्ट E ds। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गया E का, ठीक है। कब, जब ये पैरेलल होंगे। अब मान लो कि परपेंडिकुलर है, तो मैं पॉइंट बी लिखता हूं यहां पे कि अब मान लो कि किसी पॉइंट पर ये जो ds बार एरिया वेक्टर है उस पॉइंट का और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यानी E बार, ये जो E बार है ये परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर को। E बार इज परपेंडिकुलर टू ds बार, परपेंडिकुलर है। यानी मान लो कि ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की, ठीक है, ds बार मान लेता हूं। ये है एरिया वेक्टर उस पॉइंट का और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थीटा कितना हो गया यहां पे 90 डिग्री। और अगर मैं cos 90 लिखूं तो cos 90 हो जाएगा 0।
तो फिर ई डी एस कॉस थीटा कितना होगा, देखो तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी 0, सिंस वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसलिए हमने बोला है कि ई को हम ऐसे चूज करेंगे कि आइदर पैरेलल हो ये एरिया वेक्टर को या फिर परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? ओके। सो अब देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। तो अब बोल रहा है हमको कि इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्फेरिकल सिमेट्री, यानी एक स्फीयर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो एक यूनिट एरिया पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। ओके, तो हमको बोल रहा है कि अगर स्फेरिकल सिमेट्री है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम गॉसियन सरफेस को कैसे चूज करेंगे? तो गॉसियन सरफेस जो हम चूज करेंगे वो रहेगी एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, यानी एक छोटा स्फीयर। मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक स्फीयर पर हमने किया है, लेट्स से ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, वैसे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ही है सरफेस पर। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे वो कैसी रहेगी? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, यानी इस स्फीयर को एक दूसरे स्फीयर में हम रखेंगे, यानी और एक स्फेरिकल सरफेस हम बनाएंगे, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर जैसा हम बनाएंगे, यानी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर रहेगा, यानी दोनों के सेंटर एक ही रहेंगे। मान लो कि ये दोनों का सेंटर ओ। क्लियर? यानी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्फेरिकल सिमेट्री है तो वी चूज द गॉसियन सरफेस टू बी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट। ये तो था हमारा पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4। अब हमको बोल रहा है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री, अगर इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, यानी एक कोई सिलेंडर है, मान लो कि कोई सिलेंडर है, ये कोई एक सिलेंडर है छोटा सा, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यूनिट लेंथ पर सेम चार्ज रहेगा। या फिर मैं कोई वायर भी ले सकता हूँ, जैसे कि कोई वायर है, ये वायर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अगर सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है या फिर लीनियर सिमेट्री है, तो हमको बोला है कि चूज द गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस चूज करेंगे हम, इट मस्ट बी कोएक्सियल सिलेंडर, यानी कैसा होना चाहिए? कोएक्सियल सिलेंडर, यानी दोनों का एक्सिस एक जैसा होना चाहिए। मान लो कि इसका जो एक्सिस है वो ये है, ये इसका एक्सिस है, तो अब गॉसियन सरफेस जो मैं बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा? तो एक कोएक्सियल सिलेंडर में बनाऊंगा यहां पे, यानी ये जो सिलेंडर बना रहा हूं मैं, ये गॉसियन सिलेंडर होगा, और इसका एक्सिस और अंदर, यानी ये सिलेंडर ए और ये सिलेंडर बी का एक्सिस सेम रहेगा। तो बहुत आसान है। अगर सिमेट्री स्फेरिकल है तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को चूज करेंगे गॉसियन सरफेस के लिए, और सिलेंड्रिकल सिमेट्री है तो कोएक्सियल सिलेंडर। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गॉसियन सरफेस को जब हम चूज करेंगे, या जो गॉस लॉ है, अगर हम टू यूज द गॉस लॉ, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मस्ट हैव सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, तभी हम गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है तो हम गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं। ओके, हाउ टू चूज द गॉसियन सरफेस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क था हमारा, तो समझ में आ गया है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कॉमन स्टेप टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ। तो कौन सी कॉमन स्टेप हमको अप्लाई करना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये सारी स्टेप ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द शीट निकल कर देंगे, ठीक है। तो लेट अस सी। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है ड्रॉ द गॉसियन सरफेस सच दैट ई बार आइदर इट इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, आइदर ये एरिया वेक्टर को पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो। तो इसको अपन ने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क है गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना। अब गॉसियन सरफेस चूज कैसे करना है, दैट यू नो वेरी वेल, कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्फेरिकल सिमेट्री तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लोगे आप गॉसियन सरफेस, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री तो आप
एक कोएक्सियल सिलेंडर लोगे, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर 1। नाउ सेकंड स्टेप है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पे हमको मार्क करना है ई बार, ds बार एंड थीटा। ई बार, ds बार एंड थीटा वहां पे मार्क करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई स्फीयर है, ठीक है, और इसके जस्ट आउटसाइड यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर लूंगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, और फिर यहां पे मार्क करूंगा मैं ई बार की डायरेक्शन। उसके बाद यहीं पे एरिया वेक्टर ds बार मार्क करूंगा, उसके लिए मुझे एक एरिया भी ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, और थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करना था, वहां पे ई बार, ds बार और मैंने थीटा मार्क किया है। ओके, ये है सेकेंड स्टेप हमारी। नाउ आफ्टर मार्किंग ई बार, ds बार एंड थीटा at a point where magnitude of E is to be determined, स्टेप नंबर 3 इज कैलकुलेट टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना इनक्लोज किया है, तो मान लो ये स्फीयर था, और डेफिनेटली अगर हम चार्ज दे तो इसके सरफेस पे आ जाएगा, और हम एक गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो ये होगी गॉसियन सरफेस। तो इसने टोटल चार्ज कितना इनक्लोज किया है, तो मान लो कि अगर मैंने टोटल चार्ज Q दिया था, तो यहां पे टोटल चार्ज हो जाएगा Q, ठीक है, सिंपल। और अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो उस केस में तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो ये है हमारी स्टेप नंबर 3 के टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट फ्लक्स और लाइन इंटीग्रेशन। तो फ्लक्स कैसे हो, यू नो द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई बार डॉट ds बार। ये है टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, या फिर वी कैन राइट फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा, ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। तो ये स्टेप नंबर 4 कि आप फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, या लाइन इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं, वो कैलकुलेट कर लो। और लास्ट स्टेप है फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद अप्लाई गॉस लॉ, एंड गॉस लॉ यू नो वेरी वेल व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारा गॉस लॉ। तो ये सिंपल स्टेप आप नोट डाउन कर लो। जब अब इसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये सारी स्टेप्स मैं यूज करने वाला हूं। जस्ट इसको नोट डाउन कर लो, और डेफिनेटली ये समझेगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये सारी स्टेप। लेट अस सी द फर्स्ट एप्लीकेशन, that is we are going to calculate electric field intensity due to charge conducting sphere। और स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर के लिए ये सेम एक्सप्रेशन रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो चार्ज स्फेरिकल शेल और चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए ये बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है। तो लेट मी टेक वन चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां पे मैंने एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लिया है और इस पे ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो अब यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज, और मैं मान रहा हूं कि लेट से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। कैपिटल आर इसका रेडियस है, और इसका जो सेंटर है मान लो कि ये सेंटर ओ है, ओके। और मुझे किसी पॉइंट P पर आई वांटेड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट P इट इज सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, और यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो जो स्टेप्स हमने देखी है कि व्हाट आर द कॉमन स्टेप टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, तो वो स्टेप्स तो मैंने आपको लिखवा के दी है, ठीक है। तो वही स्टेप फॉलो करके हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उस स्टेप में सबसे पहली स्टेप है ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे कि मैं यहां पे लिख लेता हूं कि लेट अस कंसीडर ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर मैंने लिया है, ठीक है। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, एंड सेंटर ओ। तो मैंने एक ऐसा स्फीयर लिया है जिसका रेडियस आर है
और इसका सेंटर O है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू to calculate the electric field intensity at point P, very first step I will apply, and the step number 1, if you know, ये step number 1 है draw the Gaussian surface। तो मुझे draw करना है एक Gaussian surface, draw एक Gaussian surface। अब Gaussian surface भी कैसे draw करना है, तो we have the guideline available with us। if charge distribution has spherical symmetry, we have to choose the spherical Gaussian surface। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में हमको Gaussian surface चूज करना है, ये हमने गाइडलाइंस में देखा है। तो आई विल चूज, मान लो कि एक बॉल है और उसकी सरफेस पर चार्ज है, तो उसको इंक्लोज करने के लिए मुझे और एक दूसरा बॉल बनाना पड़ेगा उसके आसपास, तो वो एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ही होगा। तो मैं इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाता हूं मैं। ठीक है, और गॉसियन सरफेस मैं बनाऊंगा भी ऐसे कि ये जो पॉइंट P है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट P इट शुड बी ऑन द गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस पर ही लाई होना चाहिए, पॉइंट P शुड बी ऑन द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन अवेलेबल हाउ आई शुड चूज द गॉसियन सरफेस, मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज की है यहाँ पे। अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने क्यों चूज की है, दैट यू नो वेरी वेल, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट शुड बी सेम। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस, और मुझे इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट P पर। ठीक है, तो मान लेता हूं कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्फीयर से मैं मान लेता हूं कि ये कितना है। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर से लेट्स से इट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। तो ये जो स्मॉल r है, ये जो स्मॉल r है, ये डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, या फिर हम इस आउटर स्फीयर का रेडियस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं ये जो इनर सरफेस है, ये जो इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस को मैं स्फीयर A बोल देता हूं, और ये जो आउटर स्फीयर है इसको स्फीयर B बोल देता हूं। ठीक है, तो और ये जो सारी चीजें दिख रही है इसको मैं नोट डाउन भी कर लेता हूं। सो R जो है वो रेडियस, ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, R इज द रेडियस, O इज द सेंटर। अब ये जो सरफेस इस इनर स्फीयर के सरफेस पे जो टोटल चार्ज है इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूं। तो मैंने गॉसियन सरफेस तो मैंने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेता हूं कि Q जो है, ये जो Q है, Q इज द टोटल चार्ज, ये Q टोटल चार्ज है, Q इज टोटल चार्ज। मान लेता हूं कि सिग्मा जो है ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस स्फीयर की, और ये जो कैपिटल R है इसको ऑलरेडी मैंने बोला ही है कि कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर। स्मॉल r को मैं मार्क कर लेता हूं। ठीक है, सो स्मॉल r जो है इट इज रेडियस ऑफ, कैन आई से इट इज गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, ये है गॉसियन स्फीयर, इट इज द रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर, कि स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ द गॉसियन स्फीयर है। ठीक है, Q टोटल चार्ज है। सो ये है मेरी स्टेप नंबर 1 कि मैंने एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया और बाकी जो सारी चीजें दिख रही थी उसको मैंने नोट डाउन किया। नाउ लेट अस कम टू द स्टेप नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2, इफ यू रिमेंबर, स्टेप नंबर 2 क्या थी हमारी? सो स्टेप नंबर 2 थी हमारी कि जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पे हमको मार्क करना है, क्या मार्क करना था हमको? वहां पे हमको मार्क करना है, मार्क ई बार, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क करना है, उसके बाद ds बार एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मार्क करना है, और थीटा को मार्क करना है। मार्क ई बार, ds बार एंड थीटा एट अ पॉइंट where you want to calculate, where electric field या magnitude of field is to be determined। तो जहां पे हमको पता लगाना है वहीं पे हमको ई बार, ds बार एंड थीटा को मार्क करना है। तो हमको कहां पे कैलकुलेट करना है? इस पॉइंट P पर।
ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर मैं ई बार, डी एस बार और थीटा को मार्क करता हूं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो हमने बोला कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये सिमेट्रिकल है, तो गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यानी यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, तो गॉसियन सरफेस को ये एग्जैक्टली नॉर्मली रहेगी। देखो यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये एग्जैक्टली इस गॉसियन सरफेस को नॉर्मल रहेगी। यानी यहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी है, और यहां पे मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा इसका। सो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, ठीक है, यहां पे बना लेता हूं, ठीक है। सो ये इसके सरफेस से ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पी पर डायरेक्शन कैसे रहेगी, तो ये इधर रहेगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। सो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर ऐसे यहां पे ड्रॉ करूं तो कैसे रहेगी, इस सरफेस से ये नॉर्मली पास होगी। सेम मैग्नीट्यूड तो इसका हर पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पे इसका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉइंट पी पर मुझे मार्क करना है ई बार, डीएस बार एंड थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले डीएस बार मार्क करने के लिए मुझे कुछ एरिया मार्क करना पड़ेगा यहां पे, तो मैं एक एरिया यहां पे मार्क कर लेता हूं। इस आर को मैं कहीं और लिख देता हूं। तो लेट्स से दिस इज द स्मॉल एरिया डीएस। इस एरिया डीएस को मैंने मार्क किया यहां पे, ठीक है। तो ये है एरिया डीएस, करेक्ट। अब इस डीएस का एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर कैसे होता है, इस एरिया को नॉर्मल, तो इस एरिया पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। सो इस एरिया को नॉर्मल, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई फिर डीएस बार। अब इनका बीच का एंगल कितना होगा, डीएस बार और ई बार के बीच का एंगल कितना रहेगा, थीटा। इट विल बी 0 डिग्री डेफिनेटली। और ये रेडियस को मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस स्मॉल आर। ओके, नाउ स्टेप 2 तो कंप्लीट होती है। मैंने स्मॉल पैच बनाया, यहां पे स्मॉल एरिया डीएस बनाया, ई बार को मार्क किया, डीएस बार को मार्क किया, और थीटा देखा कि ये 0 डिग्री है। तो स्टेप 2 यहां पे कंप्लीट होती है। फाइन, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 3। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 3? सो स्टेप नंबर 3 इज, हमको कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। सो यहां पे मैं लिखता हूं कैलकुलेट, स्टेप 3। सो अकॉर्डिंग टू स्टेप 3, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। क्यू टोटल मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट, मैंने शॉर्ट में लिखा है कैलकुलेट टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस ने टोटल चार्ज कितना इनक्लोज की है, तो कितना लिया हमने टोटल चार्ज, ये लिखा है क्यू, ठीक है। यही टोटल चार्ज है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस जो है वो क्यू है, और सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो कैन आई राइट सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए। अरे ऐसे डिफाइन किया था ना सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा इज क्यू बाई ए। ओके, सो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस टोटल चार्ज? सो आई कैन राइट दिस क्यू, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, करेक्ट। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ इनर स्फीयर। इनर स्फीयर का एरिया कितना होगा, इनर स्फीयर का एरिया, सो ये हो जाएगा क्यू, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द इनर स्फीयर, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल चार्ज क्यू। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमने अभी टोटल चार्ज कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 3। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। अब अगली स्टेप है हमारी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 में हमको कैलकुलेट करना है फ्लक्स, या फिर हमको कैलकुलेट करना है लाइन इंटीग्रेशन। सो मैं लिखता हूं यहां पे कैलकुलेटिंग आइदर फ्लक्स बोलो या फिर इसको लाइन इंटीग्रेशन भी हम बोल सकते हैं, तो एक ही बात है। फ्लक्स कैलकुलेट करना है जो कि है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, इट इज ई बार डॉट डी एस बार, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं फिर फ्लक्स।
या फिर लाइन इंटीग्रेशन भी इसको हम बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा फिर। सो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। सो अब इस लाइन इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, बजाय कंप्लीट सरफेस के पहले इस एरिया डीएस पे कैलकुलेट कर लेता हूं, और इस एरिया डीएस पे कैलकुलेट करने के बाद मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। ठीक है, यही मेथड हमने देखा था। तो लेट मी राइट, मैं इसको लिखता हूं यहां पे कि फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस, फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस, तो कितना होगा फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस। मान लो कि यहां पे डी फाई है इस स्मॉल सरफेस पर, तो आई कैन राइट इट इज डी फाई, इट इज इक्वल्स टू कितना होगा, इट इज ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। अरे इतना ही कैलकुलेट किया था अपन ने। ठीक है, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। ओके, तो आई होप ये सारा आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं और फिर यहां से कंटिन्यू करते हैं। सो पहले हमने फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस कैलकुलेट किया है। नाउ अब कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो इन इक्वेशंस को याद रखना, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो अब ये है फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस। नाउ लेट मी कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ये कितना होगा, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। सो इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, यहां पे इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो मुझे एरिया डीएस पे कैलकुलेट किया है, डी फाई मिला है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे कंप्लीट सरफेस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। सो आई विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दिस इज इक्वल्स टू, आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, इट इज ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये एक ही चीज है। अब यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, वी नो वेरी वेल। थीटा यहां पे था 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, फिर यहां पे थीटा की वैल्यू तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगी कॉस 0 की वैल्यू 1। दैट इज व्हाई वी हैव सेलेक्टेड गॉसियन सरफेस एज अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अब ये वैल्यूज मैं यहां पे रख देता हूं। ई तो कांस्टेंट ही रहेगी हर जगह पे। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ई एट एवरी पॉइंट कांस्टेंट है ऑन द गॉसियन सरफेस, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन डी फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई फ्लक्स, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स, दिस इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ये हो जाएगा डी एस इंटू कॉस 0 1, तो डी एस इंटू 1 इज 1। तो बचा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ओके, अब ये इंटीग्रेशन डी एस क्या है, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन डी एस। तो छोटे छोटे सारे डी एस को अगर मैं मिला दूं तो ये सरफेस ऑफ द स्फीयर ही है, लेकिन ये गॉसियन स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर का ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो कैन आई राइट दिस ई, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीएस क्या है, कितना होगा ये। सो डेफिनेटली इट विल बी 4 पाई, अब मुझे लिखना पड़ेगा स्मॉल आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर, बराबर है इसका, इस पे कैलकुलेट किया ना आपने, रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर आर। तो इंटीग्रेशन डीएस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द आउटर स्फीयर, इट इज द एरिया ऑफ द आउटर स्फीयर और एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। तो ये हो गया फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलेट हो गया हमारा लाइन इंटीग्रेशन। ओके, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 थी हमारी अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को अप्लाई कर देते हैं फिर। ठीक है, तो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या था हमारा गॉस लॉ, तो वी कैन राइट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, दिस कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये कंडक्टिंग स्फीयर फ्री स्पेस में रखा है अभी, तो आई हैव यूज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो
क्या था स्टेटमेंट, ये था मैथमेटिकल फॉर्म, फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, कितना है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, क्यू माना है इसको, ठीक है, और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये है हमारा गॉस लॉ। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं इक्वेशन 3 मार्क कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। सो लेकिन इक्वेशन 1 को याद रखना यहां से कि इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है स्मॉल क्यू या टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं दोनों को देख लो, इन इक्वेशंस को मैं लिख लेता हूं यहां पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what I can write E into 4 pi small r square, this is equals to q divided by epsilon naught। ओके, अब q की वैल्यू इक्वेशन 1 से मैं रख लेता हूं यहां पे, ठीक है, और सिमिलरली मैं इसको इधर शिफ्ट भी करता हूं। सो q की वैल्यू भी रखता हूं और 4 पाई r स्क्वायर को इधर साइड शिफ्ट भी करता हूं, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू क्यू की क्या वैल्यू थी, इक्वेशन 1 को देखो क्या है, इट इज सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये 4 पाई स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू दिस एप्सिलॉन नॉट। अरे इक्वेशन 1 से लिखा है मैंने, लिख लेता हूं यहां पे, सिंस आई नो दैट जो क्यू है इट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये थी इक्वेशन 1। इसको मैं बोल देता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां से 4 पाई कैंसिल हो गया, अब जो चीजें बची है मैं उसको लिख लेता हूं। तो यहां पे बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बचा है देखो, यहां पे बचा है एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विच इज जस्ट आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, E इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ इसी एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब अलग अलग फॉर्म भी इस एक्सप्रेशन के हम देख लेते। ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा की वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं। ये जो सिग्मा है, सिग्मा को हमने क्या बोला है, इट इज सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, करेक्ट है। तो अगर मैं सिग्मा को यहां पे लिखूं, सिंस आई नो दैट, इसको मैं इक्वेशन मार्क कर लेता हूं। कौन सी इक्वेशन है ये, शायद इक्वेशन नंबर 4 है ये, ठीक है। सो सिंस आई नो दैट जो सिग्मा है इसको मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाई A, करेक्ट है। और A क्या है, तो एरिया ऑफ द स्फीयर है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ द स्फीयर है, तो आई कैन राइट Q डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा था हमने। और ये वैल्यू मैं फिर से वापस इस इक्वेशन में रखता हूं लाके, ठीक है, यहां पे रखता हूं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू रखने के बाद क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 4, तो ये बनेगी दिस इज E इज इक्वल्स टू, अब सिग्मा की वैल्यू देखो, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ये आर स्क्वायर इंटू दिस आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ये एप्सिलॉन नॉट और ये स्मॉल आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया है मैंने, जस्ट ये सिग्मा की वैल्यू रखी है। सिग्मा की वैल्यू क्या थी, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर थी, ठीक है। सो अब जो चीजें कैंसिल होती है कैंसिल कर लेता हूं मैं। सो यहां से ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बची हुई चीजें मैं लिख लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लेता हूं, इनटू ये बचा Q डिवाइडेड बाय नीचे है स्मॉल आर स्क्वायर, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना है। इफ यू रिमेंबर,
हमने कूलम्स लॉ के बेसिस पर ही ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया है। हमने कैलकुलेट किया था एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपको याद है तो पॉइंट चार्ज की वजह से भी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर, इट ऑल्सो बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो यही मैग्नीट्यूड रहेगा स्फेरिकल शेल का भी और हॉलो स्फीयर का भी। ओके, मान लो कि अब ये जो हमने माना है कि ये प्लेस है वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, लेकिन मान लो अगर ये किसी मीडियम में प्लेस होता, तो मैं लिखता हूं यहां पे इन अ मीडियम, अगर ये किसी मीडियम में है, इन मीडियम, ठीक है, तो मीडियम में वी नो दैट व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी और एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। करेक्ट है, तो इन अ मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इनटू क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन दिस चार्ज इट इज प्लेस इन द परमिटिविटी ऑफ in a medium of permittivity epsilon. यहाँ पे this charge is placed in a medium of permittivity epsilon naught. That means it is free space. ठीक है, so ये है magnitude in a medium. तो epsilon की बजाय I can write epsilon naught k. So this magnitude E, it has become E is equals to 1/4 pi epsilon naught k into Q divided by R square. So this is also the formula for magnitude of electric field intensity just outside a charge conducting sphere. Okay, magnitude of electric field intensity तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब इसको थोड़ा सा ये फॉर्मूले को मैं एनालाइज करता हूं, देखो इसको, ठीक है, मैं वैक्यूम के अंदर इसको एनालाइज करता हूं। तो ये वाली जो वैल्यू है, लुक एट दिस वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक कांस्टेंट है। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9 × 10⁹। ये तो एक कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ न्यूटन जो भी इसकी वैल्यू आती है। उसके बाद Q जो है टोटल चार्ज, ये भी कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। तो ये E जो है ये डिस्टेंस के साथ इसका मतलब चेंज होगा। ठीक है, यानी E का जो रिलेशन है R के साथ, ये इनवर्स रिलेशन है। आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside a charge conducting sphere, it is inversely proportional to R square. ठीक है, it is inversely proportional to R square. तो जैसे जैसे हम इस कंडक्टिंग स्फीयर से दूर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ E will decrease, ये डिक्रीज होने वाला है। ओके, तो इसके लिए एक ग्राफ देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस लिया है मैंने, सी दिस इज एक्स एक्सिस, और यहां पे ये वाई एक्सिस मार्क किया है, ये वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। तो सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, और यहीं पे मैंने ओरिजिन मार्क किया है, और ये इधर साइड एक्स एक्सिस। ओके, अब ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। तो जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, हमने तभी एक बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड अ स्फीयर कितनी होती है, तो डेफिनेटली ये होती है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस पास ही नहीं होती है। तो मैं इसको फिर से नोट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितनी होती है, 0 होती है। तो डेफिनेटली अंदर तो ये 0 ही रहने वाली है। तो यहां पे तो कुछ नहीं रहेगी, यहां पे 0 रहेगी। और कहां तक 0 रहेगी, तो ये जो इनर स्फीयर है इसके सरफेस तक तो ये 0 ही रहेगी, क्योंकि ये इनर पार्ट ही है। ठीक है, तो इसके बाहर कुछ रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, सो मैं इसको एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेता हूं, और ये डॉटेड लाइन ऑन द एक्स एक्सिस ये रिप्रेजेंट करने वाली है सरफेस को। ये है सरफेस ऑफ द स्फीयर। सिमिलरली यहां पे भी मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये ड्रॉ किया मैंने। तो ये जो लाइन है, लुक एट दिस लाइन, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, सरफेस को। ये रिप्रेजेंट कर रही है सरफेस को। ये ओरिजिन O है, ये ओरिजिन O है। तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है ये है इनसाइड द स्फीयर। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां पे 0 रहेगी।
दोनों साइड, ठीक है। लेकिन जैसी सरफेस पे मैं आऊंगा तो सरफेस पे ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि सरफेस से दूर जाने पे तो ये डिक्रीज हो रही है, आर स्क्वायर के साथ ये वेरी कर रही है, तो डेफिनेटली सरफेस पे ये कुछ मैक्सिमम होगी। तो मैं मान लेता हूं कोई पॉइंट ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, तो ये कोई मैक्सिमम वाला पॉइंट यहां पे भी रहेगा और ये दोनों साइड रहेगा, ठीक है। तो ये यहां पे रहेगी ये मैक्सिमम दोनों साइड, सरफेस पर इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम रहेगी और इसके बाद ये डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी? तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का, तो डेफिनेटली ये ऐसे डिक्रीज होता है। सो ये है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इस साइड भी ये डिक्रीज होगी। सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां तक तो जीरो होगी सरफेस तक, सरफेस के बाद ये डिक्रीज होगी और सरफेस पर ये मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल ग्राफ फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल शेल एंड हॉलो स्फीयर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम केसेस। अगर मैं इस पॉइंट P को उठा के इसके सरफेस पर लेकर आ जाऊं, यानी मान लो कि पॉइंट P जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर ए के सरफेस पर अगर ये है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू रहेगी? सो मैं लिख लेता हूं केस नंबर 1। लेट मी राइट केस नंबर 1। तो केस 1 में मैं लिखता हूं इफ दिस पॉइंट P इज situated on the surface of sphere A। तो अगर स्फीयर A के सरफेस पर अगर ये पॉइंट P को लेकर आ गया तो क्या होगा? तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी कि ये जो स्मॉल r की वैल्यू है ये कैपिटल R के बराबर हो जाएंगे। देखो ना, ये स्मॉल r था, ये स्मॉल r था, इस पॉइंट को यहां पे लाके रख दिया तो स्मॉल r और कैपिटल R सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी अभी हमने कैलकुलेट किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। अब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी, तो मैं इस स्मॉल r को कैपिटल R लिख लेता हूं फिर। सो ये हो जाएगी कैपिटल R स्क्वायर। तो इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर, then electric field intensity becomes E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square। पहले वाले एक्सप्रेशन में स्मॉल r था, यानी वहां पे था रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस और यहां पे आ जाएगा रेडियस ऑफ द इनर स्फीयर विच इज A, ठीक है। सो ये था हमारा केस नंबर 1। नाउ अब केस 2 में हमको दिया है कि मान लो कि इफ पॉइंट P is situated inside the sphere A, स्फीयर A के अंदर है पॉइंट P। यानी मान लो इस पॉइंट P को उठा के मैं यहां कहीं पर लेकर आ गया इस पॉइंट पर, तो यहां पे कितना होगा? तो यहां पे दिखाई दे रहा है, हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये स्मॉल r बन जाएगा और स्मॉल r की वैल्यू ये हो जाएगी कैपिटल R से कम, यानी हम इनसाइड द स्फीयर है। तो इनसाइड द स्फीयर तो हमको बहुत ही क्लियर है कि जो चार्ज है वो जीरो होता है अंदर कंडक्टिंग स्फीयर के, तो सिग्मा भी जीरो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर Q जीरो है, सिग्मा जीरो है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इट विल बी जीरो। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। तो ये तो बात है कंडक्टिंग स्फीयर की, ये बात है कंडक्टिंग स्फीयर की। अगर यहां पे नॉन कंडक्टिंग होता तो शायद फिर ये वैल्यू कुछ और आती। दैट विल डिस्कस इन कॉम्पिटेटिव पार्ट, जेई पार्ट। तो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल शेल एंड हॉलो स्फीयर। तो इन सब के लिए ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो आई होप आपको कंप्लीटली समझा है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।